एक बच्चा इंग्लिश मीडियम अच्छा है या हिंदी मीडियम अच्छा है? ये सवाल मुझसे आजकल लगभग 50 व्यक्ति प्रतिदिन पूछते हैं, यही सवाल एक। तो मीडियम कौन सा अच्छा है, मैं आपको बता देता हूँ कौन सा अच्छा है। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास ये कहने की क्षमता है कि वो प्रीलिम्स और मतलब अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं में लगभग बराबर कंफर्टेबल है? ऐसे कितने लोग हैं आप में से? ऐसे लोगों की संख्या करीब वही 15-20 के आसपास। कितने लोगों को लगता है कि उनकी अंग्रेजी बहुत ही अच्छी है, हिंदी अच्छी नहीं है उनकी ज़्यादा? ऐसे लोग तो यहाँ नहीं के बराबर होंगे, 2-3 हैं। ठीक है, देखिए ये प्रश्न उसी को पूछना चाहिए जिसके पास चॉइस हो। जैसे मेरे पास कई बच्चे आजकल आते हैं कि सर हम कौन सा मीडियम रखें, हिंदी रखें, इंग्लिश रखें? मैं उनसे पहले पूछता हूँ कि आपको इनमें से कौन सी भाषा आती है, पहले ये बताइए। और हिंदी माध्यम में 3 तरह के लोग मिलते हैं। 100 में से 2 ऐसे मिलते हैं जिनकी हिंदी अंग्रेजी दोनों शानदार हैं। ये 100 में से 2 के आसपास मिलते हैं, और ऐसे 2 लोग हमेशा मिल जाते हैं। तो एक स्थिति हो सकती है कि आपकी इंग्लिश आपकी हिंदी से बेहतर हो, एक हो सकता है कि आपकी इंग्लिश आपकी हिंदी के बराबर हो, एक हो सकता है कि आपकी इंग्लिश आपकी हिंदी से कमज़ोर हो लेकिन लगभग बराबर हो, बराबर और कमज़ोर जैसा चल रहा है, और चौथा ये कि इंग्लिश काफ़ी चौपट है और हिंदी अच्छी है। एक 5वीं स्थिति भी है। 100 में से 80 बच्चे उस स्थिति में हैं जिनकी दोनों भाषाएं खराब हैं। ये मज़े की बात है कि इंग्लिश कैसी, चौपट, हिंदी कैसी, वो भी चौपट। और ऐसे बच्चे सबसे ज़्यादा पूछने की रिजल्ट अच्छा क्यों नहीं आ रहा हिंदी माध्यम का? और कारण वो खुद हैं उसके। अब सोच के देखिए, जिस एग्जाम में राइटिंग स्किल्स से ही काम चलना हो, और मैं हिंदी माध्यम के बच्चों को बार बार क्लास में समझाता हूँ ये बात, आप हिंदी भाषा के विद्यार्थी हैं, हिंदी भाषा में लिख रहे हैं और एक पेज पे 20 से 25 गलतियां कर रहे हैं उसमें, कोई क्यों आपको नंबर देगा अच्छे? अगर आपकी अंग्रेजी आपकी हिंदी से अच्छी है तो बिना किसी डाउट के आपको अंग्रेजी माध्यम ही रखना चाहिए, क्योंकि अंग्रेजी माध्यम में कुछ फायदे मिलते हैं। मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, कुछ फायदे मिलते हैं का मतलब ये नहीं कि भारत सरकार साजिश कर रही है आपके साथ। तो फायदे ऐसे हैं जो आप कुछ भी करेंगे तो मिल जाएंगे। जैसे क्या फायदा मिलता है? एक फायदा मिलता है कि जो करंट अफेयर्स है, करंट अफेयर्स की सामग्री हालांकि हम लोगों ने बहुत ताकत लगा के इतना कुछ कर दिया है कि हर चीज़ मिल जाएगी आपको, तब भी मैं ये मान के चलता हूँ कि वो 2-4% वाला गैप तो रह ही जाता है, क्योंकि अंग्रेजी में जितनी साइट्स, जितने सोर्सेज हैं, हिंदी में कैसे आप सारा कर लेंगे। दूसरा, अनुवाद की भाषा होती है। मैंने कई बार महसूस किया कि कई शब्द अंग्रेजी में इतने चलन में हैं एकेडमिक्स में कि आप उनका हिंदी अनुवाद करते हैं तो वो प्रभाव पैदा नहीं होता। परीक्षकों की दुनिया में जो लोग हैं उनमें से अधिकांश या तो अंग्रेजी के हैं या अंग्रेजी को समझते कम से कम हैं ठीक तरीके से। मेरा एक अनुमान ये भी है कि जो तकनीकी शब्द वाले विषय हैं, जैसे भूगोल है, इकोनॉमिक्स है, उन सब में अगर आप हिंदी के कठोर अनुवादों का इस्तेमाल करते होंगे तो हो सकता है कि परीक्षक उतना अप्रिशिएट न कर पाता हो जितना वो अंग्रेजी में कर पाता होगा। हल्का फुल्का अंतर शायद इससे आता होगा। तीसरा है कि ऑप्शनल सब्जेक्ट अंग्रेजी में आप किसी भी विषय को रख लीजिए, अंग्रेजी में लगभग सारे विषय ठीक हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अंग्रेजी माध्यम में ऑप्शनल सब्जेक्ट्स में बहुत सारे विषयों में अच्छे नंबर आ जाते हैं, हिंदी माध्यम में नहीं आते हैं। मैंने इस बार का फिर अध्ययन किया, अभी का अध्ययन, अभी नंबर आए नहीं है ऑप्शनल से, ध्यान रखिएगा। मैंने कल रात को एक स्टडी की कि जो हिंदी माध्यम के 20 लोग सिलेक्ट हुए, अभी तक क्या है कि मेंस के नंबर अलग हैं, इंटरव्यू के अलग हैं। क्योंकि मैंने कुछ दिन पहले एक सेमिनार लिया था जिसका यूट्यूब पे वीडियो है, वैकल्पिक विषय का चयन कैसे करें, ये विषय, और मैंने उसमें एक बात कही थी कि लिटरेचर का विषय चाहे हिंदी, गुजराती, मराठी, संस्कृत, मैथिली कोई भी हो, सबसे अच्छा वही है। सेकंड में मैंने कहा था कि हिस्ट्री इस समय चल रहा है, ये बात मेरी तब भी थी। और मैं आपसे पहले ही कह रहा हूं कि एक नंबर से 10 रैंक हाथ से निकल जाते हैं। कुल 800 सीटों का मतलब क्या हुआ कि 80 नंबर अगर हैं तो आप 100वें रैंक पे हैं, 80 कम है तो आप बाहर हैं। जिस प्रतिस्पर्धा में सारा खेल ही 80 से 100 नंबर का है, उसमें आपने केवल ऑप्शनल सब्जेक्ट गलत चुन के 100 नंबर कम करवा लिए अपने। फिर उसके बाद कोई ये कहे कि रिजल्ट खराब हो रहा है, तो ये तो जहां सारे हथियार रखे थे, आपको चुनना था एक हथियार युद्ध लड़ने के लिए, परमाणु बम भी रखा था, आपने लाठी उठा ली वहां पर और लाठी भांजते हुए जा रहे हैं युद्ध में, तो कैसे होगा? सामने लोग बम लेके बैठे हैं, AK-47 लेके बैठे हैं,
एक ही हथियार चुनना है, बाकी हथियार दिए हुए हैं सबको बराबर। एक ही हथियार चुनने वाला था, वो आपने चुना ही गलत, तो कैसे होगा? इसलिए मेरी बात समझ लीजिए, अगर आपकी अंग्रेजी बेहतर है, अंग्रेजी माध्यम रखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आपकी अंग्रेजी हिंदी के बराबर है तो भी अंग्रेजी माध्यम रखिए, क्योंकि इंग्लिश में फायदा है। यहां तक कि अगर आपकी अंग्रेजी 19 है और हिंदी 20 है, अगर ये अंतर 19-20 का ही है तो भी अंग्रेजी माध्यम रखिए। ये बात मैं पिछले कई वर्षों से खुल के कह रहा हूं एकदम। मैं हिंदी भाषा का ठेकेदार नहीं हूं। मैं ये जरूर कोशिश करूंगा कि हिंदी माध्यम से परीक्षा देने वालों को दिक्कत ना आए, उनको सब चीजें मिलें, ये हम कोशिश करेंगे। पर मैं पूरे भारत की सामाजिक आर्थिक स्थितियां बदल दूंगा कि लोग अंग्रेजी भूल के हिंदी पढ़ने लग जाएंगे, ऐसी गफलत मेरे दिमाग में नहीं है, ऐसी कल्पना भी मैं नहीं करता हूं। लेकिन आप में से 95% से ऊपर बच्चे ऐसे हैं जिनके पास चॉइस है ही नहीं, जिनकी अंग्रेजी हिंदी की तुलना में नहीं वैसे भी खराब है। मतलब हिंदी की तुलना में थोड़ी कमजोर है ऐसा नहीं है, हिंदी की तुलना में हटा दीजिए, कमजोर है। और जो भाषा कमजोर है उसको माध्यम बना के कहां तक चल पाएंगे? हिंदी रखिए। और सबसे ज्यादा चिंता उन 80% की है जिनकी हिंदी भी खराब है। तो निवेदन यही कर रहा हूं कि ग्रेजुएशन के दौर में सबसे बड़ा काम यह करना है, अपनी भाषा को मजबूत बनाइए। और भाषा की मजबूती का मतलब है दो चीजें, एक तो व्याकरण, वाक्य विधान, वाक्य का प्रवाह, वाक्य का गठन एकदम ठीक हो, और दूसरा 200-300 ऐसे शब्द नए अपनी भाषा में इकट्ठे कीजिए जिनको पढ़ के अच्छा लगता है। शब्द कहां से मिलेंगे? आर्टिकल से मिलेंगे, न्यूज पढ़ेंगे वहां से मिलेंगे, संविधान की किताब पढ़ेंगे वहां से 20-25 शब्द मिल जाएंगे आपको अच्छे अच्छे, ऐसे इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो वहां कुछ शब्द मिलेंगे। सारा खेल कुल मिला के 200-300-400 शब्दों का, अगर आप उन 300-400 शब्दों के एक्सपर्ट हैं, भाषा में अच्छे से इस्तेमाल कर लेते हैं, तो आपकी भाषा बहुत शानदार है।